बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत इटली के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि इटली का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, वे कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इटली के एकीकरण के बारे में अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा हम इटली के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। इटली का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। प्रसिद्ध रोमन साम्राज्य का विकास इटली में ही हुआ। रोम को राजनीति का केंद्र कहा जाता था। रोम ना सिर्फ राजनीति का केंद्र था बल्कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी वह सबसे आगे था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रोम अपना गौरव खोता गया और एक समय ऐसा भी आया जब 1815 ईस्वी में मेत्सिनी ने कहा कि इटली आज एक भौगोलिक परिकल्पना बन कर के रह गया है जो सिर्फ देखने की चीज़ है। तो इस तरह से इटली के बारे में या इटली के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा प्रकाश डाला गया। अब देखेंगे कि इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण में मेत्सिनी, गैरिबाल्डी, काबूर और विक्टर इमैनुअल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यही वो चार व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया या अपना 100% दिया। और इसी इटली के एकीकरण में इन चार व्यक्तियों का सबसे प्रमुख रूप से योगदान रहा है और इसी योगदान के चलते मेत्सिनी को इटली की एकता का पैगंबर कहा जाता है। गैरिबाल्डी को एक कुशल सेना नायक कहा जाता है, क्योंकि गैरिबाल्डी के पास सेना को संगठित करने का उसे एक अनुभव ऐसा था कि वह सेना एकत्रित करने में माहिर माना जाता था। तो इसलिए इटली की सेना का संगठनकर्ता गैरिबाल्डी को कहा जाता है। काबूर को कुशल राजनीतिज्ञ कहा जाता है और विक्टर इमैनुअल को इटली का भाग्य विधाता कहा जाता है। तो इस तरह से इन चार व्यक्तियों के सामूहिक सहयोग से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया संभव हो पाई। आइए हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण कितने चरणों में या कितने सोपानों में पूरा हुआ। तो हमारे सामने चार सोपान आते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और इन चारों चरणों में, इन चारों सोपानों में इटली के एकीकरण के लिए प्रमुख रूप से कार्य किए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो पहला सोपान है इटली के एकीकरण का, तो इटली के प्रथम सोपान के अंतर्गत हम देखेंगे कि इटली के जो छोटे छोटे राज्यों की जनता थी वह अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए परिपूर्ण थी या उतावली थी, हम कह सकते हैं। लेकिन जो वहाँ की निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी या जो निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन करने वाले लोग थे वह अपनी सत्ता त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। तो मजबूर होकर के इटली के निवासियों ने या वहाँ की जनता ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन आरंभ कर दिया। यद्यपि कार्बोनरी संस्था के सदस्यों ने इटली के एकीकरण में बहुत ऐसा उन्होंने सोचा कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से हो या बहुत योगदान दिया। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बोनरी संस्था के सदस्यों ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन उन्हें 1848 तक सफलता नहीं मिल सकी। उसी समय सिसिली और नेपल्स में विद्रोह होता है और उस विद्रोह को ढाल बना करके मेत्सिनी आगे बढ़ता है और उस विद्रोह को सफल बनाने के लिए मेत्सिनी अथक प्रयत्न करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इटली का जो प्रथम सोपान था
वह कुछ खास इटली के एकीकरण में नहीं अपनी भूमिका निभा पाया, लेकिन एक नींव या एक दिशा कायम करने के लिए इसे जाना जाता है। आइए देखते हैं दूसरी सोपान इटली के एकीकरण में द्वितीय सोपान के अंतर्गत क्या हुआ। द्वितीय सोपान के अंतर्गत गैरीबाल्डी और काबूर ने अथक प्रयत्न किया और इटली के एकीकरण को संभव बनाया। काबूर परम देशभक्त था, कुशल राजनीतिज्ञ था और वह वास्तविकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। काबूर यह जानता था या काबूर को यह समझ थी कि शासन करने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या आ सकती हैं और इन व्यवहारिक कठिनाइयों का उसे वास्तविक ज्ञान था। काबूर के कार्यप्रणाली के कारण ही उसे मैथ्सिनी की कटुता और शत्रुता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन काबूर अपनी कार्यकुशलता के कारण, अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण उसके सामने आने वाली समस्त कठिनाइयों का उसने कुशलतापूर्वक सामना किया और उसका डटकर मुकाबला किया। काबूर यह जानता था कि केवल उत्साह के द्वारा इटली के एकीकरण को कभी संभव नहीं बनाया जा सकता है। वह इस विचारधारा का पोषक था कि आवश्यकता पड़ने पर किसी का पैर पकड़ने में भी वह संकोच नहीं करता था और मौका मिलने पर वह किसी का गला उतारने में भी संकोच नहीं करता था। वह परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। और काबूर को कुशल राजनीतिज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय क्रीमिया का युद्ध चल रहा था और उसमें इंग्लैंड और फ्रांस भी सम्मिलित हुए थे, उसी समय क्रीमिया के युद्ध में काबूर भी एंट्री लेता है और वह क्रीमिया से युद्ध करने लगता है और जिसकी सहानुभूति इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति काबूर को मिलती है। और इसी सहानुभूति का फ़ायदा उठा करके उसने क्या किया कि नेपोलियन द्वितीय के साथ 20 जुलाई 1858 को प्लोम्बियर्स का समझौता कर लेता है। और इस समझौते के अनुसार चाहा क्या जा रहा था? चाहा ये जा रहा था कि फ्रांस ऑस्ट्रिया को लाबार्डी तथा वेनेसिया से निकालने के लिए सार्डिनिया को सैन्य सहायता देगा। यही चाहा जा रहा था कि फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया को लाबार्डी तथा वेनेसिया से निकालने के लिए किसकी सहायता करेगा, किसको सैन्य सहायता देगा? सार्डिनिया को सैन्य सहायता देगा। और इसके बदले में सार्डिनिया क्या करेगा कि वह जो है फ्रांस को नीस और सेवाय के प्रदेश को वो प्रदान कर देगा, दे देगा। यही चाहा जा रहा था। एक तरफ फ्रांस क्या करता है कि सार्डिनिया को सैन्य सहायता देता है, किसको? ऑस्ट्रिया को निकालने के लिए, किससे? लाबार्डी तथा वेनेसिया से। और उसके बदले में सार्डिनिया क्या करेगा कि फ्रांस को नीस और सेवाय के प्रदेश देगा। बच्चों, तीसरा जो आपका पॉइंट है वह है कि इटली के एकीकरण में कि इटली की सभी जातियों को संयुक्त करके एकीकरण किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी जातियों को अलग अलग करके उसका एकीकरण कभी संभव है, नहीं हो सकता है। यह संभव ही नहीं है कि अनेक जातियों को अलग अलग करके आप किसी भी देश को एकीकरण कर सकते हैं या किसी देश का एकीकरण आप कर सकते हैं, यह संभव नहीं है। तो उसमें क्या कहा गया उस समझौते में कि इटली की जो सभी जातियां हैं, जो उच्च जातियां हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो निम्न हैं, उन सब को एक करके इटली का एकीकरण किया जाएगा और वही इटली के हित में भी रहेगा। चौथा पॉइंट है आपका कि रोम के पोप के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये पोप कौन होता था? ये पोप जो है धार्मिक व्यक्ति हुआ करता था। चूँकि अगर उस समय पोप के खिलाफ विद्रोह हो जाता या पोप के खिलाफ ये लोग युद्ध करना प्रारंभ कर देते तो जनता जो धार्मिक रूप से उसको मानती थी वह आक्रोशित हो जाती और शायद इटली के एकीकरण में इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाता। तो उस समय यही सोचा गया कि जो पोप, रोम के जो पोप का अधिकार है वो उसको सुरक्षित रहने दिया जाएगा, जैसे कि अब तक चला आ रहा था। तो इस समझौते के अनुसार क्या हुआ कि काबूर ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध
युद्ध छेड़ दिया। लेकिन युद्ध के मध्य में ही क्या हुआ कि नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के साथ विला फ्रैंका की संधि कर ली और विवश होकर उसी समय विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया के साथ ज्यूरिख की संधि करनी पड़ी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद स्थिति कुछ अलग रहती। लेकिन जब किसने, नेपोलियन तृतीय ने जब विला फ्रैंका की संधि कर ली तो उसी समय मजबूर होकर विक्टर इमैनुअल को जो है कहाँ की संधि करनी पड़ी, ज्यूरिख की संधि करनी पड़ी। तो तृतीय सोपान में, इस सोपान में इटली के एकीकरण को करने के लिए जो मुख्य भूमिका निभाई वो मैत्सिनी और गैरीबाल्डी ने निभाई। सिसिली के विद्रोह का लाभ उठा करके गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया और इसके बाद जो है उसने रोम और वेनेशिया पर आक्रमण करने की योजना बनाई। लेकिन ठीक इसी समय काबूर ने पोप के राज्य मार्चेज और आम्ब्रिया पर इसने अधिकार कर लिया और नेपोलियन को अपने पक्ष में मिला लिया। लेकिन बाद में इटली के एकीकरण को पूरा करने के लिए गैरीबाल्डी ने क्या किया कि नेपल्स और सिसिली को सार्डिनिया के राजा को प्रदान कर दिया, क्योंकि सार्डिनिया में जब ये नेपल्स और सिसिली मिलता तभी जाकर के वो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने में उसे एक पायदान पे और चढ़ना पड़ता, या हम कह सकते हैं उसको मदद मिलती इटली के एकीकरण में। तो ठीक इसी समय मध्य इटली के और जो राज्य थे, टस्कनी था, मेडोना था, पार्मा था, ये सब राज्य जो है जा कर के किससे मिल जाते हैं, सार्डिनिया में मिल जाते हैं। बच्चों, इस तरह से इटली के एकीकरण का तीसरा चरण पूरा होता है। अब आइए हम देखते हैं कि चतुर्थ सोपान में, इटली के एकीकरण के चतुर्थ सोपान में क्या होता है कि अब केवल 2 ही ऐसे राज्य थे जो इटली में मिलने को शेष रह गए थे। एक था रोम और दूसरा था वेनेशिया। ये दोनों जो राज्य थे 1866 ईस्वी में, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध आरंभ हो गया, जिसका लाभ उठाकर विक्टर ने वेनेशिया को अपने राज्य में मिला लिया। 1866 में जब किसके मध्य, ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य में जब युद्ध आरंभ हो जाता है तो और इस युद्ध का लाभ उठा करके विक्टर इमैनुअल ने क्या किया, वेनेशिया को अपने राज्य में मिला लिया। अंत में रोम पर आक्रमण करके विक्टर इमैनुअल ने रोम पर भी अधिकार कर लिया और 20 सितंबर 1870 को, इस तरह से 20 सितंबर 1870 को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हो गया। तो इटली के एकीकरण में जिन 4 व्यक्तियों के बारे में आपको बताया गया, उनमें मैत्सिनी, काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल, ये 4 नाम प्रमुख रूप से इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। तब जाकर के इटली के एकीकरण का संभव हुआ और इन 4 व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप ही, या इन 4 व्यक्तियों के कारण ही संपूर्ण यूरोप राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हुआ। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ। यूरोप के समस्त व्यक्तियों के अंदर स्वतंत्रता के भाव जगे और आने वाली पीढ़ियां एक स्वतंत्र वातावरण में सांस ले सकें, ऐसा वहाँ के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत आपको जो इसके पीछे के 5 वीडियो आपको दिए जा चुके हैं और आज इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने जाना कि इटली का एकीकरण किस प्रकार संभव हुआ। उसके 4 चरण थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सोपान के अंतर्गत इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अब इसके बाद आपको इस
पूरे वीडियो से संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसको आप लोग हल करेंगे। शेष अगले चैप्टर के साथ, दूसरे चैप्टर के साथ भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आपका दूसरा अध्याय है, एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।